हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं स्टेम सेल्स होते क्या हैं। स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें दो एसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या उन सेल्स जिनमें ये दो प्रॉपर्टी है उन्हीं को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। पहला प्रॉपर्टी है सेल्फ रिन्यूएबल। सेल्फ रिन्यूएबल का मतलब होता है जो सेल अपने ही तरह के बहुत सारे सेल्स को बना सके उसको बोलते हैं सेल्फ रिन्यूएबल सेल्फ। और वो डिवाइड करेगा तो एग्जैक्ट वैसे ही सेल्स बनाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन। जब हम सेल डिवाइड करते हैं तो सेल डिवाइड करके अपने ही तरह का सेल बनाता है, और वो सेल अब अगर लाइफ लॉन्ग तक डिवीजन करता रहेगा तो बार बार वही सेल्स बनाएगा। पर हर बार वो सेल्स डिवाइड नहीं करता है, वो डिफरेंशिएट कर जाता है टू अ स्पेसिफिक वेराइटी। और जो उस स्पेसिफिक वेराइटी में स्पेशलाइज सेल बनाने लगता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि एक नॉर्मल स्टेम सेल है, वो हार्ट के सेल्स बनाने लग गए, ब्लड के सेल्स बनाने लग गए या किडनी सेल्स बनाने लग गए, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। मतलब एक सेल में ये क्षमता हो कि वो डिवाइड करके अपने कॉपीज बनाए, फिर उन्हीं सेल्स को वो किसी स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट कर सके, तो उन सेल्स को हम स्टेम सेल बोलते हैं। इस तरह की अनोखी प्रॉपर्टी होने के कारण ये रीजेनरेटिव मेडिसिन बना सकते हैं। रीजेनरेटिव मेडिसिन का मतलब है वो दवाइयां जो कि स्पेसिफिक हो उसी के लिए। अब कैसे स्पेसिफिक होता है? स्पेसिफिक होता है एक एक सेल्स, एक एक डिजीज के लिए। जैसे एक सेल्स को हम मॉडिफाई करते हैं और फिर मॉडिफिकेशन के बाद वो उसी तरह के सेल्स बनाता है, उसको हम बोलते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन्स। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, अगर हम सोर्स के बेसिस पे बात करें तो पहला होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इनर सेल मास से लिया जाता है। इसमें प्रॉपर्टी होती है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी मतलब ये किसी भी तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स को छोड़ के। बाकी हर एक तरह के सेल्स में वो चेंज हो सकता है या कन्वर्ट हो सकता है। इसको जब कल्चर किया जाता है फीडर लेयर के थ्रू, स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर दिया जाता है जिससे एम्ब्रियोनिक स्टेम्स कल्चर्स या स्टेम सेल्स तैयार हो जाते हैं। इसका जो प्रोलिफरेटिव रेट होता है या प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी होती है ये बहुत ज्यादा हाई होती है। सेकेंड आते हैं एडल्ट स्टेम सेल। अब एडल्ट स्टेम सेल क्या होता है? एडल्ट स्टेम सेल्स होता है जब एक एडल्ट पर्सन से कुछ ऐसे सेल्स ले लेते हैं जो सेल्स इस तरह की डिवीजन की प्रॉपर्टीज रखती है, पर ये सेल्स प्लूरिपोटेंट नहीं होती है, ये मल्टीपोटेंट होती है। तो एडल्ट स्टेम सेल में आपको मल्टीपोटेंट लिखना पड़ेगा। ये डिवीजन करके बहुत वैरायटी ऑफ सेल्स बना सकती है, पर इसका जो रेंज है वो प्लूरिपोटेंट से कम है। एग्जाम्पल ऑफ सेल्स जो कि एडल्ट स्टेम सेल जैसे काम करते हैं वो है बोन मैरो के सेल्स, ब्लड के सेल्स, ब्रेन के सेल्स और स्किन के सेल। एग्जाम्पल्स है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से थोड़े से एथिकल कंसर्न्स के साथ ही काम करते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट में यहाँ पे हम सोमैटिक सेल्स को लेते हैं। सोमैटिक सेल्स जो कि नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं, जैसा सेल है वैसा ही बनाते हैं, पर इन सोमैटिक सेल्स को हम इंड्यूस करते हैं, सिग्नलिंग देते हैं ताकि वो प्लूरिपोटेंट बन जाए। और इस सिग्नलिंग में स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होता है, ग्रोथ फैक्टर्स होता है, जो इसको प्लूरिपोटेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर ये प्लूरिपोटेंट हो जाएगा तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम जैसा ही काम करेगा। ये है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगा, या हमारी इच्छा के अनुसार हमने एक सोमैटिक सेल्स को
प्लूरीपोटेंट में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं पोटेंसी के बेसिस पे। पहला हो गया टोटीपोटेंट, जो आप समझ चुके हो कि एक सेल से हम पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बना ले, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम बोलते हैं प्लांट। प्लांट के एक पत्ती से भी आप प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू पूरा एंटायर प्लांट डेवलप कर सकते हो। उसी तरह से एक सेल अगर पूरे ऑर्गेनिजम्स को रीजनरेट कर पाता है तो वो सेल टोटीपोटेंट है। सेकेंड था प्लूरीपोटेंट, जो कि हर एक वेराइटी बना सकता है, उससे थोड़ा सा कम वेराइटी मल्टीपोटेंट, और सिंगल स्पेसिफिक सेल टाइप बनाएगा तो वो होगा यूनिपोटेंट। तो बेस्ड ऑन पोटेंसी 4 वेराइटी है, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और यूनिपोटेंट। ये कुछ एग्जांपल्स है प्लूरीपोटेंस, मल्टीपोटेंस और टोटीपोटेंसी के। अब आते हैं कल्चर सिस्टम। अगर हमको कल्चर करना है तो हमारे पास 4 तरह के कल्चर सिस्टम होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कल्चर सिस्टम, जो कि एक लिमिटेड लाइफ स्पैन तक ही कल्चरिंग करता है। सेल लाइन कल्चर, जो मल्टीपल जनरेशंस तक हम कल्चर करते हैं, वो एक स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ सेल्स है जिससे हम बार बार उसी वेराइटी ऑफ सेल्स को बनाते हैं कल्चरिंग करके। सस्पेंशन कल्चर, जब आपके सेल्स जो है वो फ्री मतलब ब्रॉथ कल्चर या लिक्विड मीडिया में ग्रो करता है, तब उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। पर अगर उसमें कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट है और मीडिया आपका सॉलिड हो जाता है, फिर उसमें ग्रोथ आता है, तो उसको बोलते हैं एडहेरेंट कल्चर। तो 4 तरह के कल्चर सिस्टम होते हैं। पहला है प्राइमरी कल्चर, सेल कल्चर, और दूसरा है लिक्विड और सॉलिड के बेसिस में सस्पेंशन कल्चर, जो कि लिक्विड फेज में होता है, एडहेरेंट कल्चर जो कि सॉलिड फेज में होता है। अब आते हैं स्टेम सेल करने से सिग्निफिकेंस क्या है। ये हाईली सिग्निफिकेंट टेक्निक्स है जो मॉडर्न साइंस और मेडिसिन में काम आएगा। काम आ चुका नहीं है, काम आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। किसी का कोई ऑर्गन फेल है तो आप उस ऑर्गन को लैब में डेवलप करा सकते हैं उसी के स्टेम सेल से, और अगर हमने उसी का स्टेम सेल लिया है तो अब ट्रांसप्लांटेशन करने से रिजेक्शन नहीं होगा। तो ये एक रिजेनरेटिव मेडिसिन जैसा काम कर रहा है। अगर मान लो पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो लैब में आप उसका नया पैंक्रियाज बना लो जो नॉर्मल होगा और वो इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा, तो अब डायबिटीज ठीक हो सकता है। टिश्यू रिपेयर कर देगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर है, डिजीज का मैकेनिज्म्स में अगर कुछ गलती हो रही है तो वो सबको भी रेक्टिफाई कर सकता है। यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग आप कर सकते हो। दवाई बना लिया, दवाई सच में उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा वो लैब में आप चेक कर सकते हो। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर सकते हो कि क्या वो जो आपने दवाई बनाया है वो टॉक्सिक है या नहीं है, वो बता सकते हो। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, एनिमल के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। आपके पास अभी सेल लाइन कल्चर्स आ जाएंगे, सेल लाइन से आप टिश्यूज बना के उस पे इफेक्ट देख सकते हो। जिस तरह से इफेक्ट टिश्यू पे आएगा उसी तरह से इफेक्ट आपके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी आता है। तो इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड मेडिसिन का एक एडवांसमेंट है। मेरिट्स, जैसा कि हमने अभी देखा, ये रीजनरेटिव पोटेंशियल रखता है। सीरियस डिजीजेस जैसे कि पार्किंसन डिजीज, डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, इन सबको आप इससे ठीक कर सकते हैं। अनलिमिटेड सेल सप्लाईज आपको मिल जाएगा। आप बार बार लैब में अपने लिए सेल्स से अपने ही सेल्स को डेवलप करवा सकते हैं। डिजीज मॉडलिंग, डिजीज लैब में आप डिजीजेस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको अगर डिजीज चूहा चाहिए तो आप वो बना लो, डिजीज रैबिट चाहिए तो वो आप बनवा सकते हो, फिर आप अपना ट्रीटमेंट उस पर देख सकते हो। कोई दवाई है उसको टेस्ट करना है तो भी आप अपने मॉडल पे कर सकते हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे आपको डोनर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के सेल से वो नए सेल्स बना लेगा और उसी सेल से आपका ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। क्योंकि वो आपके सेल से है, आप ही के सेल्स है, तो फिर वो आपका रिजेक्शन भी नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप ही के सेल से ऑर्गन्स रिफ्रेम हुआ है तो फिर ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे।
डीमेरिट्स एथिकल कंसर्न्स है, आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को अचानक से नहीं कर सकते, उस सब में लीगल प्रोसीजर्स आपको फॉलो करके ही काम करना है। ट्यूमर फॉर्मेशन का एक रिस्क रहता है, क्योंकि आप लैब में ये सारे चीज रेडी कर रहे हो, तो लैब में अचानक से कुछ पीएच चेंज हो गया या टेम्परेचर चेंज हो गया या इन्फेक्शन हो गया, कंटामिनेशन आ गया, तो उससे वो कैंसरस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इम्यून रिजेक्शंस में एक मेजर प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करवा देते हैं और उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। पर ये सारे फ्री में नहीं होते हैं, ये सारे कॉस्टलियर टर्म्स है, कॉस्टलियर एक्सपेरिमेंट्स है, करने वाला भी टेक्निकल हैंड परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये सब हो सकेगा। अनलेस ग्रोथ में कैंसर आ गया तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, अगर डिटेक्ट हो गया तो आप यूज नहीं करोगे। इनकेस डिटेक्शन ही नहीं हुआ और आपके बॉडी में ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें कैंसरस ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गैप है जहां पे हमको काम करना जरूरी है। तो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारे रिस्क को हम धीरे धीरे कम कर पाए। और क्योंकि ये एनिमल बॉडीज है, लिविंग क्रिएचर्स है, तो हर बार जो ऑन लैब एक्सपेरिमेंट्स है वो ऑन बॉडी पे सिमिलर परफॉर्मेंस नहीं करता है। इसको हमको मानना होगा कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता है, कभी कम करता है, कभी ज्यादा अच्छा भी कर जाता है। तो ये ड्रॉबैक्स को हमको मान के ही आगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना होगा। एप्लीकेशंस, अभी तक आप जितने एप्लीकेशंस देखे हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में ऑर्गन और टिश्यू का रिपेयर कर सकते हो, ल्यूकेमिया, पार्किंसन, डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब ठीक हो सकता है। ऑन पेपर तो बताता है, मतलब समझ में आता है कि बहुत अच्छे तरह से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। रिसर्च एप्लीकेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम हो सकता है, किसी भी जीन का एक्सप्रेशन समझना, उसका म्यूटेशन इफेक्ट देखना, डिजीज का मॉडलिंग करना, ये सब भी पॉसिबल है। फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट्स में ड्रग स्क्रीनिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, नए दवाई बनाना, उसका इफेक्ट देखना, ये सब हो सकता है। टिश्यू इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल टिश्यूज बनाना, ऑर्गन बनाना, स्किन ग्राफ्टिंग करना, कोई वुंड है उसको हील करना, ये सब चीज पॉसिबल है। और जीन थेरेपी से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पूरे सेल्स को रिकवर करके नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, जो सच में एक बूम होगा मेडिकल साइंस में। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक मेजर अचीवमेंट है रिसर्च में, मेडिसिन में और टेक्निकल एस्पेक्ट में। ये एथिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करके अगर ये बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा उन बीमारियों के लिए जो कि इनक्योरेबल है। तो हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां खत्म होने लगेंगी अगर ये एक बार सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो जाए। तो साइंटिस्ट को वेल विशेस कि आप इस टेक्निक्स को अच्छे से स्टेबलाइज करें। स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी कभी ना कभी इस फील्ड पे काम कर सकते हैं, तो कोशिश करिए, इंटरेस्ट लीजिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कमेंट्स पे जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।